हेलो गाइस। वेलकम टू व्यास आईएएस। माय नेम इज आयुष मेठी। ये वाला जो पिलर है आपका, पिलर 1 C1, ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। पहला टर्म है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कंपनी अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। ठीक है। कैपिटल दो तरह की होती है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। जो पैसा आपको चाहिए ही चाहिए खर्चे के लिए, जो फिक्स्ड असेट्स के लिए आपको पैसा चाहिए, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, वो फिक्स कैपिटल में आता है। वर्किंग कैपिटल होता है जो आपकी डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, एम्प्लॉयज की सैलरीज हो गई, तो ये सब आता है वर्किंग कैपिटल। मतलब ये समय समय पे आपको जरूरत पड़ती रहेगी। ये फिक्स नहीं है, हो सकता है आपकी एम्प्लॉयज दो ही हो आपकी कंपनी में, हो सकता है 20 हो। तो ये डिपेंड करेगा आपकी अब कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। नाउ फंडिंग अरेंजमेंट पढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये आपके सामने कैपिटल फंडिंग दे रखी है, किस तरीके से कैपिटल की फंडिंग होती है। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। पीरियड की बात करें तो दो होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म भी होती है। ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपके इक्विटी शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, डिवेंचर्स आते हैं। शेयर्स आपको पता है क्या होते हैं? मान लीजिए मेरी 100 करोड़ की कंपनी है। ठीक है। और मैंने अपने अगर 20% शेयर किसी को दे दिए, तो मैंने अपने शेयर किसी को दे दिए, और उसके बदले में जब मेरे को डिविडेंड जब आएगा तो मैं डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 20% के हिसाब से, क्योंकि सामने वाला शेयर होल्डर है। शेयर्स के साथ क्या मिल रहा है उसको? प्रॉफिट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। दूसरा होता है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या होता है? मुझे पैसे की जरूरत है लेकिन मैं अपना शेयर नहीं बेच रहा, मैं डायरेक्ट किसी से लोन ले रहा हूँ और उसको फिर इंटरेस्ट दे रहा हूँ। लोन ले रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है। तो जब भी डिवेंचर्स होते हैं तो डिवेंचर्स के साथ में आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आपको डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। शेयर होल्डर में भी दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। नाम से पता चल रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं वो जिनके शेयर होल्डर जो होते हैं उनको सबसे पहले पैसा मिलता है जब कंपनी वाइंड अप होती है। सबसे पहले डिविडेंड भी इनको मिलता है। ठीक है। तो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस वैसे पूछेंगे नहीं, बहुत बेसिक चीज है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना जरूरी है। फिर आपके ट्रेड, क्रेडिट, फैक्टरिंग, ये सब नीचे आएंगे, अभी ये पढ़ेंगे अपन, है ना। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ये बस आप ये पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, इनफ है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, इंटरनल सोर्सेज है, ये एक्सटर्नल सोर्सेज है। इंटरनल सोर्सेज कौन सा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। आप आपस में ही अपने ही जो शेयर होल्डर्स हैं, कोई भी कंपनी अगर पब्लिक नहीं हुई है, लिस्ट नहीं हुई है, तो वो जो इंटरनल तरीके से पैसा इकट्ठा करती है, इक्विटी शेयर कैपिटल के जरिए, रिटेन अर्निंग के जरिए, ये सब हम पढ़ेंगे अभी। रिटेन अर्निंग क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर एक्सटर्नल सोर्सेज आप ये देख सकते हैं। इसमें हम लीज फाइनेंसिंग पढ़ेंगे, कमर्शियल पेपर पढ़ेंगे, ट्रेड क्रेडिट पढ़ेंगे, फैक्टरिंग पढ़ेंगे। ठीक है। अब कैपिटल अरेंजमेंट में एक टर्म है आपका ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे आप किसी दुकान से सामान खरीद लो और बाद में आप उसका पैसा चुकाओ एक शेड्यूल डेट पे, तो आपने एक तरीके से ट्रेड क्रेडिट ले लिया है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? किसी दुकानदार ने किसी को सामान बेचा, वो सामान बेचने के बाद उसने वो लिख तो लिया अकाउंट्स में कि मैंने इसको सामान बेचा, लेकिन उसका पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुआ है। पेमेंट आएगा अभी, बाद में, फ्यूचर में आएगा, तो अकाउंट रिसीवेबल है। और किसी को पैसा देना हो, फ्यूचर में देना हो एक शेड्यूल डेट पे, अभी दिया नहीं है बट लिख लिया अकाउंट्स में कि इसको मुझे पैसा देना है, कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, तो अकाउंट्स पेबल हो गया। कैपिटल अरेंजमेंट में मीडियम टर्म की बात करें तो होती है लीज फाइनेंसिंग। ठीक है। अब सीधे सीधे आपसे यूपीएससी में बस ये पूछ लेगा ट्रेड क्रेडिट होता क्या है। अकाउंट रिसीवेबल जैसी बेसिक टर्म तो नहीं आएगी, बट लीज फाइनेंसिंग हो सकता है पूछ ले। ठीक है। या आपको पता रहना चाहिए, अगर इंटरव्यू में भी आपसे पूछ ले तो इतना तो पता रहना चाहिए लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, और लीज फाइनेंसिंग और रेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आप अगर कहीं किराए पे रह रहे हो, आपने घर रेंट पे ले रखा है, वो अलग चीज है, और लीज फाइनेंसिंग अलग चीज है। लीज फाइनेंसिंग में क्या होता है? एक तो होता है एसेट का ओनर। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास घर है, मैं उसका ओनर हूँ। अब मैंने किसी को लीज पे दे दिया, मैंने उस असेट को यूज करने के लिए राइट टू यूज किसी को दे दिया, और बदले में कुछ मेरे को पेमेंट मिल रहे हैं। लीज फाइनेंसिंग जब होगी जब जब तक मैंने उसको रेंट पे उस सामने वाले को दे रखा है पीरियडिक पेमेंट के लिए, तो वो उसका ओनर है। ठीक है। रेंटिंग में क्या होता है कि ओनर तो मैं ही हूं, चाहे मैंने किसी को यूज करने के लिए दे दिया हो, बदले में कुछ पेमेंट के लिए। समझ आया? तो ओनरशिप यहाँ पे बदल रही है। लीज फाइनेंसिंग में ओनरशिप चेंज हो रही है, रेंटिंग में ओनरशिप चेंज नहीं होती है। सिक्योरिटीज क्या होती है? बहुत बेसिक टर्म में, सिक्योरिटी कुछ नहीं होता, एक डॉक्यूमेंट होता है, सर्टिफिकेट होता है, जो ये
एक प्रूफ होता है कि किसी ने किसी को क्या दिया है। ठीक है, आप अगर किसी कंपनी के शेयर ले रहे हो तो आप सिक्योरिटी होल्डर भी हो, एक तरीके से आपको एक सिक्योरिटी भी मिली हुई है, एक सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट भी आपके पास होता है कि आपने इस कंपनी के शेयर लिए हुए हैं और आपको बदले में इसका डिविडेंड या प्रॉफिट मिलेगा। अब इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट के बारे में इतनी चीजें हैं, ये नहीं पूछी जाएंगी जब तक आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शन ना हो, आप इनको नहीं पढ़िए। ठीक है, ये आपके बेसिक्स के लिए हैं। ये फनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये पढ़ेंगे अभी अपन कि फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह के मार्केट होते हैं। ठीक है, चलिए, फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह के मार्केट आ गया है अभी, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। टेन्योर के हिसाब से मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है। टेन्योर के हिसाब से मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट क्या होता है? एक साल से कम में जो सिक्योरिटी सेल हो रही है उस मार्केट को कहते हैं मनी मार्केट। और वो मार्केट जिसमें एक साल से ऊपर की सिक्योरिटी सेल बाय हो रही है वो हो रही है कैपिटल मार्केट। ठीक है, एक साल से ऊपर वाली कैपिटल मार्केट, एक साल से कम वाली मनी मार्केट। ठीक है, फ्रेशनेस के हिसाब से होता है प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी, देखो नीचे दिया हुआ है। कोई भी कंपनी पहली बार जब पब्लिकली लिस्ट होती है तो वो प्राइमरी मार्केट में लिस्ट होती है। पहली बार जब किसी कंपनी के शेयर अगर ट्रेड होते हैं मार्केट में, सेल और बाय होते हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट में होते हैं फर्स्ट टाइम। उसके बाद एक बार लिस्ट होने के बाद उस शेयर्स में जो ट्रांजेक्शन होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। आईपीओ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जब आईपीओ इश्यू होता है तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है। आईपीओ आईपीओ जब लिस्ट होता है तो प्राइमरी मार्केट में होता है, लेकिन उस लिस्ट होने के बाद जब उसके शेयर्स ट्रेड होने चालू होते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। समझ आया? तो फ्रेशनेस का यहाँ पे डिफरेंस है बस कि फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम। ठीक है, और कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। आईपीओ जैसे आपने वर्ड देखा, यहाँ पे एक एफपीओ भी होता है, बट इन सबको आप सर्च करके पढ़िएगा। हो सकता है मृणाल सर ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हो, बट ये आप लोगों के लिए, इनको पढ़िएगा, न्यूज में भी काफी रहा था ये। ठीक है, और अगर असेट्स की बात करें, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, फाइनेंशियल मार्केट में अब सेटलमेंट की बात करें तो दो तरह के मार्केट होते हैं, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट। असेट्स की बात करें तो शेयर्स, बॉन्ड्स होते हैं, जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, फॉरेन करेंसी होती है। ठीक है, स्पॉट और फ्यूचर में क्या है? स्पॉट, स्पॉट का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? देखते हैं कि ऑन द स्पॉट जो चीज इमीडिएटली सेल और बाय हो रही है वो स्पॉट में हो रही है। हालांकि इमीडिएट डिलीवरी का मतलब ये नहीं है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स, इसका मतलब है कि T+1 चलता है अपने यहाँ पे। आज मैंने कोई शेयर खरीदे तो मेरे अकाउंट में वो कल तक आएंगे। ठीक है, T+1 स्पॉट मार्केट। इसमें भी ऑन द स्पॉट नहीं है, बट सबसे फास्ट हो रहा है इसमें। और फ्यूचर मार्केट में क्या है? मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि इस तारीख को इस प्राइस पे मैं आपको ये सिक्योरिटी बेचूंगा या खरीदूंगा। ये फ्यूचर मार्केट है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है फ्यूचर के लिए। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा, एफएनओ के बारे में, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फ्यूचर मार्केट और स्पॉट मार्केट के बारे में डिफरेंस बहुत बेसिक है। फ्रेशनेस के भी मैंने पढ़ा दिया आपको, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होती है? जब कंपनी अपने नेट इनकम का कुछ हिस्सा अपने पास ही रख लेती है। ठीक है, नेट इनकम का हिस्सा अपने पास ही रख लेती है और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है शेयर होल्डर्स को। कंपनी क्या होती है, जनरली जब इनकम आती है तो डिविडेंड्स बांटने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने क्या समझा, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट में कुछ हिस्सा मिलता है, बट वो अर्निंग जो नहीं बट रही है हिस्से के रूप में, वो है रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत बेसिक डिफरेंसेस है, अगर ये सब आप समझ पा रहे हो तभी आप करंट अफेयर सोल्व कर पाओगे। ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के 3 फीचर होते हैं। टेन्योर इनका, सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म है तो ये टेन्योर 1 साल से कम का होता है इनका, ये तो आप याद ही रखो। दूसरा, अनसिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट, कोई इनके पीछे एसेट नहीं होता। डिस्काउंट में भी बिकते हैं और रिपर्चेज होता है फेस वैल्यू पे। जैसे मान लो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, 1000 रुपए का, एक सिक्योरिटी है। अब जब ये बिक रही है, मैंने इसको बेचा 900 में, खरीद लिया वापस, उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 1000 में। ठीक है, तो 100 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस आया, प्रॉफिट हुआ, तो ये डिस्काउंट में बिकते हैं और फेस वैल्यू पे खरीद दी जाते हैं। फेस वैल्यू कुछ नहीं होती, बस वो जो उसकी प्राइस होती है जो लिखी रहती है, वो जिस प्राइस की सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में सुना होगा या और भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो वो डिस्काउंट पे बिकती हैं और रीपर्चेज की जाती है फेस वैल्यू पे।
ये मनी मार्केट में ट्रेड होती है। क्यों? मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 साल से कम के लिए होता है, ठीक है। और 1 साल से कम वाले जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं यूजुअली। अब ऐसा भी नहीं है कि एब्सोल्युटली कि ये अनसिक्योर्ड ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। यूपीएससी यहीं पे फंसाएगी आपको कि ये ऐसे लिख देगी सारी की सारी डेट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म वाले अनसिक्योर्ड होते हैं, नहीं, सारे के सारे नहीं होते, यूजुअली होते हैं, ठीक है। और नेगोशिएबल होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास अगर डेट सिक्योरिटी है शॉर्ट टर्म की, मैं किसी और को भी दे सकता हूँ, वो ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। और नेगोशिएबल का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो जो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है वो आप लेने से मना भी कर सकते हो। आप सिक्योरिटी जो आपको मिल रही है वो आप मना कर सकते हो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है, फोर्स नहीं कर सकते आप किसी को कि आपको लेना ही होगा, इट्स नॉट अ लीगल टेंडर, ओके। और ये नियर मनी भी इनको कहा जाता है क्योंकि हाईली लिक्विड होते हैं, जो कोई भी अगर सिक्योरिटी, कोई भी अगर एसेट हाईली लिक्विड तो उसको नियर मनी कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको रटनी पड़ेगी किसी भी तरीके से, ठीक है। एक तरीका है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट का जो गवर्नमेंट यूज करती है जनरली, वो है वेज एंड मीन्स एडवांस। वेज एंड मीन्स एडवांस, जब भी सरकार को शॉर्ट टर्म में लगता है कि यार अब तो पैसे की जरूरत है, तो सरकार क्या करती है, आरबीआई से पैसा ले लेती है 3 महीने के लिए, और उसको कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस। अब यहाँ पे एक दिक्कत, यहाँ पे एक इसका फायदा है, जब भी सरकार आरबीआई से पैसा लेती है तो वो ये फिस्कल डेफिसिट वाले फिगर में नहीं आता अपने कभी भी। फिस्कल डेफिसिट आप सब लोगों को पता है ना, सरकार कितना बाहर से पैसा ले रही है, तो फिस्कल डेफिसिट हमें दिखाना पड़ता है। तो जितना सरकार बाहर से उधार लेगी, पैसा लेगी, तो लोगों की इमेज खराब होती है सरकार की कि यार कितना पैसा सरकार उधार ले रही है, क्या सरकार के पास इनकम नहीं आ रही। तो सरकार को फिर भी पैसे की जरूरत तो होती है, तो सरकार क्या करती है, आरबीआई से पैसा ले लेती है। अब आप बोलोगे पैसा तो ले ही रही है, तो फिस्कल डेफिसिट में तब भी काउंट क्यों नहीं हो रहा? भाई उधार अगर ले रही है सरकार तो फिस्कल डेफिसिट में तो आना ही चाहिए, क्योंकि आरबीआई सरकार की ही होती है। आरबीआई की कंप्लीट ऑनरशिप, 100% ऑनरशिप सरकार के पास है। तो अगर मैं अपनी ही एंटिटी से पैसा ले रहा हूं, तो ले तो मैं उधार ही रहा हूं, बट जनरली मैं बाहर से पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इंटरनली अपनी ही एंटिटी से पैसे ले रहा हूँ, यानी मेरा ही फंड था कहीं, उससे मैं पैसे अब उठा रहा हूँ। ये तरीका होता है सरकार का फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में दिखाने का। ले तो उधार ही रही है सरकार, और फिस्कल इस मामले पे बहुत इशू भी हुआ था पहले, बट ठीक है अभी वो इतना करंट में नहीं है। तो बस इतना याद रख लो कि वेज एंड मीन्स एडवांस होते हैं, ठीक है, एक तरीके से। और इसका जो इंटरेस्ट चार्ज होता है भाई, अगर आरबीआई पैसा दे रही है तो आरबीआई इंटरेस्ट भी लेगी, तो रेपो रेट के बराबर होता है। रेपो रेट के बराबर होता है, अमाउंट फिक्स होता है कि इतना अमाउंट आरबीआई देती है, इतना अमाउंट अगर आप लोगे तो रेपो रेट के जितना इंटरेस्ट पे कर देना आरबीआई को वापस। सरकार को आरबीआई को पे करना पड़ता है रेपो रेट के बराबर इंटरेस्ट रेट। और अगर अमाउंट बहुत ज्यादा लेती है, सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। अगर आप एक लिमिट के बाद भी वो अमाउंट को रखते हो, या अमाउंट भी ज्यादा रखते हो, तो सरकार को फिर उसको ओवरड्राफ्ट देना पड़ता है नाम, और ओवरड्राफ्ट में आपका 2% एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। आरबीआई 2% एक्स्ट्रा चार्ज करती है, ठीक है। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, ये कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रख लेना, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड कौन रखता है? आरबीआई। ये आरबीआई का फंड होता है, क्यों होता है? डेट चुकाने के लिए। आरबीआई का फंड होता है डेट चुकाने के लिए। आर्टिकल 266 क्लोज 1 में भी इसका प्रोविजन है। तो ये ध्यान रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका प्रोविजन है। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो किसने, कौन फंड कौन मेंटेन करता है? ये आरबीआई मेंटेन करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ये प्रोविजन है इसका, बिल्कुल है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में आर्टिकल है, आर्टिकल में मेंशन है इसका, आर्टिकल 266 क्लोज 1 याद रखना है आपको किसी भी तरीके से। जनरली ये जो फंड यूज में आता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए यूज में आता है। जनरली स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इस फंड का इस्तेमाल करती है, आरबीआई की हेल्प लेती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट्स, रट लो इस चीज को। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरीका इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। अब जैसे मैंने कहा आपको शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, मुझे तीन फीचर फटाफट बता दो आप। 1 साल से कम का होता है, अनसिक्योर्ड है, और नेगोशिएबल है, और ट्रांसफरेबल, ठीक है। अनसिक्योर्ड, नेगोशिएबल, ट्रांसफरेबल, शॉर्ट टर्म, 1 साल से कम का। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। अब आपको ये याद रखना है कि एक तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यूज कौन लेता है? ये बैंकर्स यूज में लेते हैं, ये बैंकर्स यूज में लेते हैं। तो यूज कौन ले रहा है? ऑनरशिप या ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी है, ये तीन चीजें रखने की जरूरत नहीं है, बस जितना मैंने बताया वो सिंपल आप याद रखिएगा। अब ये एक टेबल है, ये आपको याद रखनी है किसी भी तरीके से। बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, कमर्शियल पेपर, ये सारे क्या हैं? ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग तरीके के। इसमें डिटेल में नहीं जाना, आपको याद रखना है कि इनमें डील कौन करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, हुंडी पे तो पीवाई क्यू आया हुआ है, सिंपल हुंडी का ये पीवाई क्यू आया हुआ है कि होता क्या है, होता क्या डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आपको बस ये याद रखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, कमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट्स एक तरीके के शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कंपनी यूज करती है, ठीक, कंपनी यूज करती है। मर्चेंट, ये याद रखना, करेंसी नोट भी एक तरीके का प्रोमिसरी नोट होता है।
आरबीआई गवर्नर इसको इशू करता है, लेकिन इस पे इंटरेस्ट नहीं चुकाता। आरबीआई गवर्नर इसको इशू करता है। प्रोमिसरी नोट होता है मतलब ये कि अगर मैं 10 रुपए दे रहा हूं किसी को, कुछ बदले में सामान ले रहा हूं, तो आरबीआई गवर्नर मेरे बिहाफ पे प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ ये लीगल टेंडर है, ये पैसे एक्सेप्ट करो। ठीक है। मर्चेंट यूज करते हैं कमर्शियल बिल को, सेम फंक्शन होता है, शॉर्ट टर्म के लिए डेट उठाना है, लेकिन कमर्शियल बिल कौन यूज करता है? मर्चेंट। कमर्शियल बिल कौन यूज करता है? मर्चेंट। और कमर्शियल पेपर कौन यूज करता है? कंपनी। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना, कमर्शियल पेपर कंपनी यूज करती है, कमर्शियल बिल मर्चेंट यूज करता है। कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी क्या होता है? जब बैंक्स और नॉन बैंक्स, यानी कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, एनबीएफसी बैंक हो गया, जो लैंडर्स होते हैं अलग अलग तरीके से, वो जब इनको आपस में उधार लेने की जरूरत पड़ती है एक दिन के लिए, तो वो होता है कॉल मनी। एक दिन के लिए जब फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स को जरूरत पड़ती है उधार लेने की, तो वो होता है कॉल मनी। और एक दिन से ज्यादा की अगर जरूरत पड़ती है किसी को, 2 या 14 दिन की, 2 से 14 दिन तक के लिए उधार लेने की जरूरत पड़ती है, तो होता है नोटिस मनी। समझ आया? कमर्शियल पेपर कंपनी लेती है, कमर्शियल बिल जो है मर्चेंट लेती है, कॉल मनी और नोटिस मनी होता है बैंकर्स के लिए। कॉल मनी होता है सिर्फ एक दिन ओवरनाइट बोरो करने के लिए। कौन यूज करता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। कौन यूज करता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। कॉल मनी ओवरनाइट के लिए होते हैं, नोटिस मनी 2 से 14 दिन तक के लिए होती है। यूज कौन करता है? सेम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। कॉल मनी नोटिस मनी, कॉल मनी नोटिस मनी, रट लेना। ठीक है। बस टाइम का यहाँ पे डिफरेंस है, यूज तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ही करते हैं। सीबीएलओ क्या है? कोलेटराइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ओब्लिगेशन। कोलेटराइज बोरोइंग एंड लैंडिंग ओब्लिगेशन, ये कौन यूज करता है? ये जनरली जो होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इशू करता है इसको, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को हेल्प करने के लिए। अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या होता है? जनरली आपके जो जब भी आप सिक्योरिटीज लेते हो, खरीदते हो, या बहुत सारी चीजें जब, तो इस उसमें जो मेन रोल होता है, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रोल रहता है। अब इसको आप डिटेल में पढ़ना, ये आपका होमवर्क है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर मैं आप समझाने बैठूंगा, तो ऐसी ऐसी चीज समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी, ये रिवीजन लेक्चर नहीं होगा। आपका होमवर्क है ये, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आप पढ़ेंगे। एक वर्ड मैंने बताया एफपीओ, वो भी आप पढ़ेंगे। एफपीओ और आईपीओ के बीच का डिफरेंस आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और डाउट हो तो मैसेज कर देना, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं होगी, डाउट हो तो मैसेज कर देना। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स को हेल्प करने के लिए इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करता है, जो होता है सीबीएलओ। आईसीडी क्या होता है? आईसीडी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, नाम से समझ आ रहा है, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इंटर कॉर्पोरेट, इंटर का मतलब क्या है कि कंपनीज आपस में ही एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं। होते ये सारे शॉर्ट टर्म है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है भाई इनमें से कौन से शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ये कमर्शियल बिल, कॉल मनी, नोटिस मनी, आईसीडी सारे के सारे हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, कॉल मनी, नोटिस मनी, सीबीएलओ, आईसीडी, ये सब शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, 1 साल से कम के हैं, इसलिए अनसिक्योर्ड है, ट्रांसफरेबल है, नेगोशिएबल है। क्या क्या है? अनसिक्योर्ड है, ट्रांसफरेबल है, और नेगोशिएबल है। ठीक है। फैक्टरिंग एंड ट्रेड्स, अभी आपको थोड़ा सा इसको ढंग से समझते हैं पर। एक होता है फैक्टरिंग, एक होता है बिल डिस्काउंटिंग। मान लो मैं एक दुकानदार हूं, मेरे से अंबानी कुछ सामान लेके गया। अब वो मुझे ऐसे कह रहा है कि मैं आपको पैसा दे दूंगा 1 महीने बाद। मान लो उसको मुझे 100 रुपए देने हैं, वो मुझे 100 रुपए देगा। अब मुझे तो जरूरत अर्जेंट है, तो मैं क्या जाऊंगा? मैं जाऊंगा बैंक के पास। मैंने बैंक को बोला कि यार मुझे ना अर्जेंट जरूरत है पैसे की, आप मुझे पैसे दे दो। तो बैंक बोलेगा कि ठीक है, हम कहाँ से लेंगे? तो मैंने कहा बैंक से कि यार अंबानी मुझे 1 महीने बाद पैसे देगा, तो आप वहां से उससे ले लेना, बट अभी आप मुझे दे दो। तो बैंक दे देगा मुझे पूरे के पूरे 100 रुपए। नहीं, बैंक में मेरे ताऊजी तो है नहीं, तो बैंक क्या देगा? बैंक मुझे 90 रुपए देगा। 90 रुपए में क्या होता है? 90 रुपए में 10 रुपए बैंक का फायदा ये हो गया कि बैंक 100 रुपए ले लेगा अंबानी से जाके बाद में। तो 10 रुपए का बैंक का प्रॉफिट हो गया, बट मुझे तो अर्जेंट जरूरत थी, इसलिए मुझे 90 रुपए तो मिल गए। अभी मुझे इमरजेंसी थी, ठीक है, 1 रुपए से तो बेटर कुछ नहीं है, उससे तो बेटर है कि 90 रुपए मिल गए। तो बैंक को यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ये होती है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में बैंक जाके सीधे कलेक्ट कर रहा है अंबानी से, बट बिल डिस्काउंटिंग क्या है? सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है। बात इतनी सी है कि यहाँ पे पैसा बैंक नहीं लेगा, जाके लूंगा तो मैं ही। मुझे इमरजेंसी में पैसा चाहिए होगा, बैंक से मैं पैसा ले लूंगा ये बोल के कि बाद में मैं पैसा आपको दे दूंगा। अंबानी से पैसा मैं ले लूंगा, अंबानी की जो रिसीट है वो दिखा दूंगा, लेकिन इसमें पैसा मैं ही कलेक्ट करके लेके आऊंगा अंबानी से। फैक्टरिंग में बैंक 1 महीने बाद जाके अंबानी से पैसा ले रहा था 100 रुपए, बट इसमें मैं ही बाद में लेके आऊंगा पैसा 100 रुपए, और बैंक को उसका प्रॉफिट दे दूंगा। ये होती है बिल डिस्काउंटिंग। समझ में आ गया? फैक्टरिंग और बिल डिस्काउंटिंग के बीच में बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है। चलिए, फैक्टर एक बैंक भी हो सकता है,
एनबीएफसी भी हो सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, या कोई कंपनी भी हो सकती है। बैंक हो सकता है, एनबीएफसी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है। बैंक हो सकता है, एनबीएफसी होती है, कोई कंपनी भी हो सकती है। तीन चीज हो सकती है, तीनों चीजों के बारे में आपको रटना पड़ेगा। और याद रख लो, फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 2021 में इसका अमेंडमेंट आया था। इसमें सारी एनबीएफसी को अलाउ कर दिया, सारे इसमें बैंक तो अलाउ थे ही, एनबीएफसी को अलाउ कर दिया कि आप फैक्टरिंग कर सकते हो। हालांकि आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और आरबीआई को थोड़ी और पावर दे दी रेगुलेट करने के लिए इस बिजनेस को। क्यों दे दी भाई? अगर ज्यादा से ज्यादा एनबीएफसी रजिस्टर हो रही हैं तो आरबीआई को थोड़ी पावर भी चाहिए कंट्रोल करने के लिए। तो आरबीआई को बोले चलो आप पावर भी ले लो और सारी एनबीएफसी को आप अलाउ भी कर दो। ठीक है, थोड़ा उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इनवॉइस प्लेज फैक्टरिंग इन सब में, और ये सब आपका काम का नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि इस एक्ट के जरिए एक सेंट्रल रजिस्ट्री सेटअप हुई अंडर सरफासी एक्ट। ठीक है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट ये क्या होती है? लंदन में जो बैंक्स होते हैं आपस में एक दूसरे को शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देते हैं वो होते हैं लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। एक होती है मिबोर, ये होती है लिबोर, ये होती है मिबोर। मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, समझ में आ गया? जो मुंबई में जो बैंक्स यानी इंडिया में जो बैंक जनरली लेते हैं एक दूसरे से उधार शॉर्ट टर्म के लिए वो मिबोर हो गया। लंदन में जो होता है लिबोर हो गया। पूछ सकते हैं डायरेक्टली, तो बस जवाब दे देना, ज्यादा डिटेल में आएगा नहीं वैसे। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जल्दी से बता दो मुझे शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? कमर्शियल पेपर होते हैं, कॉल मनी होती है, नोटिस मनी होती है। ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं, हुंडी होती है। ठीक है, समझ में आ गया? नोटिस मनी कॉल मनी किसके लिए होती है? ये आपके लिए बैंकिंग बैंकिंग जो सेक्टर है उनके लिए होती है। ठीक है, अब अपन लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं जिनका टेन्योर 1 साल से ऊपर रहता है। उसमें कुछ बॉन्ड्स हैं जैसे कूपन बॉन्ड्स। कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? कि डिटेचेबल बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि इसमें कूपन्स आर प्रेजेंटेड टू द इशूअर टू क्लेम द इंटरेस्ट। एक तरीके से कूपन होते हैं, कूपन दिए जाते हैं इशूअर को कि आप बाद में इंटरेस्ट ले लेना। मैंने किसी को उधार दिया, मुझे बाद में इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट मिलेगा इसके लिए मेरे को कूपन मिलेगा। वो कूपन जाके मैं दिखा दूंगा, भाई मेरे पास ये कूपन है, मुझे इंटरेस्ट दे दो। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। बॉन्ड इंटरेस्ट, जो कूपन बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको कूपन रेट भी कहते हैं। ठीक है, कूपन रेट भी कहते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? अब कूपन बॉन्ड है, मैंने 100 रुपए किसी को उधार दिए, 10% के हिसाब से मैंने इंटरेस्ट लिया तो 110 रुपए मुझे मिल रहे हैं। समझ आया? फेस वैल्यू कितने की थी? 100 रुपए की थी, मुझे मिला कितना? 110 रुपए। तो मैंने जो इशू किया था फेस वैल्यू पे किया था और मुझे मिला क्या? प्रीमियम पैसा मिला 10 रुपए का। इशू मैंने किया फेस वैल्यू पे, मिला मुझे प्रीमियम। इशू मैंने किया फेस वैल्यू पे, मुझे मिला क्या? प्रीमियम। ये होता है आपका कूपन बॉन्ड। समझ आया? कूपन बॉन्ड। बट इस पे मैं जीरो कूपन बॉन्ड अगर बोल रहा हूँ, जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है कि मैं उस पर इंटरेस्ट ही जीरो चार्ज कर रहा हूं, तो फिर मैं किसी को क्यों दूंगा? मुझे क्या फायदा? क्योंकि ये इशू डिस्काउंट पे होता है। अगर आपके कूपन बॉन्ड 100 रुपए पे इशू हो रहा है और 110 रुपए आपको मिल रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें कूपन बॉन्ड है तो 100 रुपए का फेस वैल्यू, बट ये इशू होगा 90 पे, और आप बदले में जब मेच्योरिटी पीरियड आएगा तो आप उसे 100 रुपए ही वापस ले लोगे। जैसे मैंने किसी ने मुझे आके कहा कि भाई मुझे 100 रुपए चाहिए, मैंने कहा 90 रुपए ले ले, सिक्योरिटी 100 रुपए की है, मुझे 90 रुपए, ये जो 90 रुपए है ना, ये इसका एक तरीके से मैंने 90 रुपए का बॉन्ड इसको इशू है 100 रुपए का ही, बट मैंने इशू कर दिया इसको डिस्काउंट रेट पे। फिर मुझे बाद में ये दे देगा 100 रुपए वापस, तो 10 रुपए का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई प्रीमियम चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, मैंने उसको बस डिस्काउंट में इशू किया, दिया 90 रुपए कि तू 90 रुपए ले जा अभी, और मुझे बाद में 10 रुपए दे दियो, क्योंकि ये सिक्योरिटी 10 रुपए की ये प्रॉफिट सेम हो रहा है। उसमें भी 10 रुपए, इसमें भी 10 रुपए, बस डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ पे यह प्रीमियम मुझे मिल रहा है, यहाँ पे मुझे कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा है। मैंने क्योंकि डिस्काउंट में इशू किया था और मैंने रीपर्चेज कर लिया, प्रॉफिट सेम ही है, टर्मिनोलॉजी अलग है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और बियरर बॉन्ड क्या होते हैं? बियरर बॉन्ड बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मतलब एक तरीके से ही होते हैं, मेरे पास बॉन्ड है, अब जो भी मेरे पास आएगा मुझे कहेगा कि ये बियरर बॉन्ड मुझे दे दो, मैं उसको पैसा दे दूंगा और बदले में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ले लूंगा। ये वो टाइम में होता है कि मैंने जैसे बोला कि किस किस को चाहिए बियर बॉन्ड, कोई आया कहा कि मुझे बियर बॉन्ड इशू कर दो, तो मेरे पास कोई बियर बॉन्ड लेके आया, मैंने उसको पैसा दे दिया, मैंने कोई जानकारी नहीं ली उससे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इमरजेंसी टाइम्स में होता है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, डेटेड सिक्योरिटीज होती है, सॉवरेन बॉन्ड्स होती हैं, गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी होती हैं। गिल्ट एज सिक्योरिटीज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होती हैं, इतना आपको याद रखना है। और बिकॉज रिपेमेंट इज अश्योर्ड बाय गवर्नमेंट, जनरली क्या होता है ना
कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए गिल्ट एज सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही कहते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर आपसे पूछ ली गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या होती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही कहते हैं, उनको गिल्ट एज्ड कहते हैं उसको, क्योंकि उनमें जो प्रॉमिस है सरकार के द्वारा, भाई सरकार अगर कोई बॉन्ड इशू कर रही है, सरकार कर रही है 1,000 रुपए का बॉन्ड इशू, सरकार को पैसे की जरूरत है, तो आप सरकार के बॉन्ड झट से ले लोगे, क्योंकि आपको पता है सरकार नहीं डूबेगी, कंपनी डूब जाएगी, सरकार तो अपना पैसा चुप वापस इंटरेस्ट के साथ देगी ही लोगों को। ठीक है, तो रिपेमेंट इज अश्योर्ड बाय गवर्नमेंट, इसलिए इसको गिल्ट एज सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, फिर इन बॉन्ड्स को, सॉवरेन बॉन्ड्स को जो रेटिंग देती है एजेंसी, रेटिंग क्या होती है भाई, कौन सा बॉन्ड अच्छा है कौन सा बॉन्ड बुरा है, इसकी कोई रेटिंग भी होती है ना। आप अमेजोन पे जाते हैं कोई सामान लेते हैं, 5 स्टार रेटिंग देखते हैं, 4 स्टार रेटिंग देखते हैं, फिर जाके आप सामान खरीदते हैं। तो सॉवरेन बॉन्ड्स पे भी रेटिंग मिलती है, और रेटिंग देने वाली एजेंसी, अब वहां पे कोई इंडिविजुअल रेटिंग नहीं दे सकता है इनको, यहाँ पे रेटिंग देने वाली जो एजेंसीज होती है ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। कौन कौन सी होती है नहीं जानना, याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, काम का नहीं है, इतना याद रखना है कि रेटिंग्स देने वाली एजेंसीज को ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहा जाता है। ठीक है, इमर्जिंग डेट मार्केट बॉन्ड इंडेक्स, साफ पता चल रहा है कोई इंडेक्स है। ये इंडेक्स प्रिपेयर कौन करता है? जेपी मॉर्गन, बहुत बड़ी कंपनी, सुना होगा आपने, एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो प्रिपेयर करता है। अब जनरली यूपीएससी में ऐसे इंडेक्स नहीं पूछे जाते, ऐसी रिपोर्ट्स नहीं पूछी जाती जो एक कंपनी इशू कर रही है, प्राइवेट सेक्टर इशू कर रही है। कोई गवर्नमेंट अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इशू कर रहा है जो वर्ल्ड लेवल पे गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, उसकी पूछी जाती है। फिर भी आपको याद रखने की जरूरत है तो आप रख लो, इमरजेंसी डेट मार्केट बॉन्ड इंडेक्स, ये प्रिपेयर करता है जेपी मॉर्गन, और ये एक्चुअली बॉन्ड प्राइसेस को ट्रैक करता है कि किस कंट्री में कितनी प्राइसेस क्या चल रही है, बस सिंपल सी चीज है। ठीक है, चाइना में, इंडिया में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में बॉन्ड की प्राइसेस क्या चल रही है ट्रैक करके लोगों को बता देता है, अवेयर कर देता है, इसलिए इसको कहता है इमर्जिंग डेट मार्केट बॉन्ड इंडेक्स। अब इमर्जिंग क्यों? क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स की बात हो रही है ना यहाँ पे। अब इमर्जिंग मार्केट्स कौन सा है? यूएसए तो है नहीं, यूएसए इमर्ज्ड है, इमर्ज हो चुका, उसका मार्केट फुली सेचुरेटेड है, यूएस का सिक्योरिटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट फुली सेचुरेटेड है। इमर्जिंग मार्केट्स हो गए चाइना, इंडिया, ब्राजील, जो आपकी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, वो आपके इमर्जिंग मार्केट्स को यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, इसमें इंडियन सिक्योरिटीज को भी ऐड कर लिया गया, इसलिए ये पूछा जा सकता है, बट ठीक है, मतलब एक बार रट लो, अगर आ जाए तो कर देना, नहीं तो बट ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया है ना। तो एक बार अगर पढ़ लिया है तो उसको याद रखो कि हाँ इसमें इंडिया भी शामिल है, जेपी मॉर्गन प्रिपेयर कर रहा है। क्वेश्चन आ सकता है भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है क्या? नहीं, नहीं कर रहा, जेपी मॉर्गन कर रहा है साहब, आपने पढ़ लिया। ठीक है, रियल इंटरेस्ट रेट क्या होती है? रियल इंटरेस्ट रेट होती है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन आप जब माइनस कर देते हो तो रियल इंटरेस्ट रेट आ जाती है। मान लो मैंने किसी को बॉन्ड इशू किया, मुझे 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है, बट इन्फ्लेशन रेट चल रही है 2%, तो रियल में मुझे मुनाफा कितना हुआ? 8%, क्योंकि 2% से तो करेंसी की वैल्यू घटी रही है। इन्फ्लेशन मतलब यही तो होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा ना इन्फ्लेशन में, कि 2% से इन्फ्लेशन है तो उतनी मेरी करेंसी की वैल्यू घट रही है। अगर किसी को ये नहीं पता तो मुझे बता देना, मैं उसको पर्सनली समझा दूंगा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मनी की वैल्यू घट रही है। ठीक है, 2% इन्फ्लेशन है अगर, तो मेरी रियल इंटरेस्ट रेट 8% यानी मेरी रियल कमाई 8% ही है। और अगर रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, 8% मेरी क्या है? ये रियल इंटरेस्ट रेट, ये मेरी नेगेटिव कब होगी? इन्फ्लेशन ही मान लो 12% है, 10% मुझे ब्याज मिल रहा है कहीं से, बट महंगाई 12% चल रही है, यानी मेरी दो माइनस 2% जा रही है यहाँ पे कमाई, ये नेगेटिव हो गई मेरी रियल इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब मेरी परचेसिंग पावर डिक्रीज हो रही है, भले ही मैं आप कितने ही लोन दे दूं, 10% पे पूरी दुनिया को ही मैं ब्याज देता फिरूं, लोन देता फिरूं, लेकिन अगर महंगाई 12% कूदी हुई है तो मेरी तो कमाई माइनस में चल रही है ना। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ये कुछ बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स आप याद रख लो। ठीक है, इसमें आपको बस ये याद रखना है कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है आपको, ये याद नहीं रखना। पांडा बॉन्ड्स चाइना इशू करता है इसकी करेंसी में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इशू करता है इसकी करेंसी में। कंगारू बॉन्ड, कंगारू क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं ना। महाराजा साहब पता चल रहा है इंडिया में। मसाला नाम से पता चल रहा है इंडिया, बट यहाँ पे याद रखना, होते ये रुपी में ही है, मतलब इंडिया करेंसी में ही होते हैं महाराजा मसाला, लेकिन महाराजा बॉन्ड होते हैं इंडिया में इशू, मसाला बॉन्ड होते हैं इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर का मतलब है कि इंडियन कंपनीज को ही पैसा चाहिए होता है तो मसाला बॉन्ड इशू करती हैं, बट ये बाहर के लोगों से पैसा उठाती है। महाराजा बॉन्ड में घर के लोगों से पैसा उठाते हैं ना, इंडिया में आपस में लोग उठा लिया। अब किसी को नहीं, मैं तो अंग्रेजों से ही पैसा उठाऊं साहब, तो उसको फिर मसाला बॉन्ड इशू करने हैं। मसाला बॉन्ड में क्या होता है? इंडियंस को पैसा मिल जाता है, बाहर से मिलता है इंडियंस को ही है, इशू करने वाला इंडियन ही होता है। ठीक है, आपको याद रखना है इंडियन ही हो। इसमें महाराजा बॉन्ड जो है उसमें इशू करने वाला नॉन इंडियन होता है, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे
एक मिस्टेक है यहाँ पे, याद रखना। मैंने जो बोली महाराजा बॉन्ड्स है उसमें इशू करने वाला नॉन इंडियन है, मसाला बॉन्ड में इशू करने वाला एक इंडियन भी हो सकता है, नॉन इंडियन भी हो सकता है, जनरली इंडियंस रहते हैं। ठीक है, लेकिन होती है रुपीज में ही है। महाराजा बॉन्ड में क्या होता है, कोई बाहर से आया बोला मुझे पैसा चाहिए, मुझे लोन लेना है इंडियन से। ठीक है, तो इशू कौन कर रहा है, इशू कौन करता है, बॉन्ड इशू कौन करता है। ठीक है, जिसको पैसा चाहिए। तो यहाँ पे जो है महाराजा बॉन्ड में नॉन इंडियन इशूअर है, मसाला बॉन्ड में इंडियन नॉन इंडियन दोनों हो सकते हैं, लेकिन रुपी में यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। जनरली क्वेश्चन नहीं आएगा कि इशू कौन करता है, कभी पूछा नहीं गया। मसाला बॉन्ड पे जब क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, तो ये पूछा जाता कि करेंसी और कहाँ से बोरोइंग हो रही है, करेंसी और बोरोइंग कहाँ से हो रही है, बस ये दोनों चीजें रट लो आप। फॉर्मोसा बॉन्ड ताइवान, ताइवान। ठीक है, वैसे मसाला बॉन्ड और ये बॉन्ड्स का टॉपिक इतना पुराना हो चुका है कि मुश्किल से ही आएगा। ठीक है, तो बस आप एक बार नजर मार लेना कि यार कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड। अगर ये भी याद नहीं कर पाओ, आप ये भी याद नहीं कर पाओ, तो बोरोइंग बस ये कौन सी कंट्री से, कौन सी कंट्री से आप बोरोइंग ले रहे हो। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। अब इन्फ्लेशन को इंडेक्स करने वाली बॉन्ड, मतलब मान लो मैंने 100 रुपए का बॉन्ड इशू किया और मैंने लिख दिया मुझे भाई 10% का इस पे ब्याज चाहिए, जिसको लेना ले लो। कोई आया मेरे पास बंदा, बोला भाई साहब ठीक है 100 रुपए का बॉन्ड दे दो 10% का ब्याज चुकाने के लिए, आई एम रेडी टू पे द इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन दिस बॉन्ड। नाउ मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई, मान लो इन्फ्लेशन चल रही है कंट्री में 2%, जब मैंने बॉन्ड इशू किया और वो बढ़ के हो गई 8%। तो यहाँ पे ये अगर नॉर्मल बॉन्ड होगा तो वो 10% का इंटरेस्ट पे करता रहेगा। बट क्या यहाँ पे मेरी इनकम सेम रहेगी? अगर इन्फ्लेशन एक तो 2% है और इन्फ्लेशन 8% है, मेरी अर्निंग दोनों केस में सेम है क्या? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 2% से जब ये 8% हो रही है तो मेरी इनकम गिर रही है यहाँ पे। पहले मेरी जो रियल इनकम थी वो यहाँ पे 8% आ रही थी जब 2% इन्फ्लेशन थी, क्योंकि 10% जब मैं ब्याज कमा रहा था, 2% महंगाई हो गई, तो एक तरीके से 8% मेरी इनकम हो गई। बट 8% ही अगर महंगाई हो गई तो मेरी इनकम यहाँ पे 2% बची ना। लेकिन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में क्या होता है कि ये इन्फ्लेशन को ट्रैक करते हुए चलता है। अगर यहाँ पे 2% इन्फ्लेशन, 8% इन्फ्लेशन हो जाती है, तो मेरी इंटरेस्ट रेट भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, उस हिसाब से बढ़ जाएगी। मुझे अर्निंग मेरी सेम रखनी है। अगर 2% महंगाई पे मेरी अगर अर्निंग यहाँ पे 8% बच रही है 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है तो ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी बढ़ के इतना हो जाएगा कि मुझे पहले की जितना 8 ही मिलता रहे। समझ आया? ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि इसमें नॉमिनल प्रिंसिपल वैल्यू एडजस्ट हो जाती है इन्फ्लेशन में। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट सॉरी उतनी ही रहती है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका एडजस्ट हो जाता है। प्रिंसिपल यहाँ पे 100 से 90 हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से 100 से 90 हो गया, इंटरेस्ट रेट मुझे अभी भी 10% मिल रही है, तो महंगाई फिर बढ़ रही है तो भी मुझे फायदा ही हो रहा है। तो पहले मैं 100 रुपए देके 10% ब्याज चार्ज कर रहा था, अब मैं 90 रुपए देके मुझे उतनी इंटरेस्ट रेट मिल रही है। भाई 100 रुपए पे मुझे जब मैं 10% चार्ज कर रहा था तो मुझे 110 रुपए मिल रहे थे, बट 110 रुपए यहाँ पे फिक्स हो गया। अब यहाँ पे जो रियल कूपन इंटरेस्ट रेट है वो 110 रुपए फिक्स हो गया, मुझे 110 रुपए मिलेंगे। लेकिन जब महंगाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन इंडेक्स रेट में ये फायदा होता है कि 100 रुपए से ये 90 रुपए हो जाता है, और इंडेक्स यहाँ पे इंटरेस्ट तो फिक्स है 110 रुपए, तो यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट डिफरेंस ज्यादा मिल रहा है ना। यहाँ पे पहले मुझे 10 रुपए का फायदा हो रहा था, अब यहाँ पे मुझे 20 रुपए का फायदा हो रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। जैसे ही महंगाई बढ़ गई प्रिंसिपल की वैल्यू कम हो गई, इंटरेस्ट उतना ही रहेगा, ब्याज तो तुम्हें मुझे उतना ही देना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। इस केस में मैंने उल्टा बोला कि इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है, तो ऐसा नहीं होता, इंटरेस्ट रेट वही रहती है, प्रिंसिपल घट जाता है। वो समझाने के लिए मैंने आपको नीचे बताया कि अगर प्रिंसिपल घट गया, यहाँ एक तरीके से वो प्रिंसिपल इसलिए घट गया क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट फिक्स है 110 रुपए की, उसके हिसाब से मुझे फायदा ज्यादा हो जाए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के हिसाब से, आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। मतलब जनरली क्या होता है, जैसे आप अगर आप चाहते हो मैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करूं साहब, तो आपको गोल्ड खरीदना पड़ेगा। गोल्ड आप खरीद के रखोगे तो दिक्कत तो ये है कि एक तो आपको रखने की जगह चाहिए, दूसरा आपको डर रहेगा भाई गोल्ड खरीद के रखा है तो चोरी वोरी का डर रहेगा। ठीक है, तो बहुत चीजें एसोसिएटेड, बहुत दिक्कत होती है। तो इसमें क्या होता है, और इस आरबीआई क्या करता है, ऐसे लोगों के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाता है जिनको गोल्ड रखना नहीं है अपने पास लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। तो वो क्या करती है, आरबीआई कुछ गोल्ड खरीद लेती है और
कुछ गोल्ड रख के उसके ऊपर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू कर देती है। आप जब उस बॉन्ड में इशू करते हो तो ये मान लिया जाता है कि आपने वो गोल्ड ले लिया है। एक तरीके से आप उसके ऑनर हो, आपके पास आया नहीं है। वो जो आरबीआई ने गोल्ड खरीदा है वो आपका हो चुका है, अभी फिजिकली आपके पास आया नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो एक तरीके से अब ये भी याद रखना है आपको कि अगर आप उसको बेचते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को आरबीआई से खरीदने के बाद, तो आपको गोल्ड नहीं मिलेगा, आपको मिलेंगे पैसे, उतने पैसे जितनी गोल्ड की प्राइस चल रही थी। प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर कोई महिला, कोई वुमेन चाहती है कि भाई मैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करूं बट गोल्ड मेरे पास रहे, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड उसके नहीं, क्योंकि गोल्ड वो खरीद के ला रही है फिजिकली अपने पास। बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ऐसा कोई केस नहीं है, आपको बस एक सिक्योरिटी मिलेगी, एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने इतना गोल्ड ले रखा है, और आप उसको बेचते भी हो उस सर्टिफिकेट को, तो गोल्ड नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा उतना पैसा जितने का गोल्ड बॉन्ड आपने खरीदा था, जितना इंटरेस्ट रेट जो भी बढ़ गया है। एनुअल इंटरेस्ट रेट इतनी होती है। टेन्योर आप टेन्योर होता है कि 8 साल के बाद आप इसको कर सकते हो, 8 साल की मैच्योरिटी पीरियड होती है। जितना भी गोल्ड का प्राइस रहेगा 8 साल बाद आपको मिल जाएगा। कौन इन्वेस्ट कर सकता है ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, गुड। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, यस। ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये सब कर सकते हैं। मिनिमम 1 ग्राम है, मैक्सिमम 20 किलो है। डिपेंड करता है कौन कितना ले लेता है। आरबीआई बेचता है, कस्टमर्स इसको जो है बाय करते हैं, बैंक्स के जरिए करते हैं, कुछ सिलेक्टेड बैंक्स होते हैं उनके जरिए करते हैं, पोस्ट ऑफिस भी होते हैं, सिलेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज भी होते हैं। इतना नहीं पूछेंगे, पूछेंगे भाई कौन खरीद सकता है और बस ज्यादा ज्यादा की इंटरेस्ट रेट कितनी होती है, रेंज क्या है। ठीक है, ये भी याद रखना कि गोल्ड इसमें नहीं मिलेगा आपको। आरबीआई से आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर लेते हो तो गोल्ड नहीं मिलेगा आपको, एक तरीके से सिक्योरिटी मिलेगी। इतना गोल्ड आप, इतने गोल्ड का पैसा आपको मिल जाएगा, जो गोल्ड की प्राइस है ना वो आपको मिल जाएगी 8 साल बाद, लेकिन गोल्ड नहीं मिलेगा। आरबीआई ने गोल्ड देने के लिए आपको प्रॉमिस नहीं किया, गोल्ड की प्राइस इतना अमाउंट देने के लिए प्रॉमिस किया। लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं। बॉन्ड्स और देख, बॉन्ड्स होते सेम ही है। ब्रिटिश टर्म में उसको बॉन्ड्स बोल देते हैं, अमेरिकन में उसको डिवेंचर बोल देते हैं। डिफरेंस थोड़ा बहुत है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिडीमेबल होते हैं, जो क्या होता है कि जैसे 5 साल के लिए रिडीमेबल हो गया। ठीक है, मतलब मैंने अगर कोई बॉन्ड खरीदा तो मुझे इंटरेस्ट जो है मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। ठीक है, और मैच्योरिटी जब हो गई तो प्रिंसिपल भी मुझे वापस मिल जाएगा। इरिडीमेबल में मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, प्रिंसिपल रिटर्न नहीं होता। ठीक है, इरिडीमेबल में प्रिंसिपल रिटर्न नहीं होता, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सिक्योर्ड क्या होता है, उसके पीछे एसेट प्लेस्ड है। अनसिक्योर्ड क्या होता है, जैसे जैसे मान लो आपने कोई लोन लिया, बैंक से आप लोन ले रहे हो, लेकिन बदले में बैंक क्या बोलता है, भैया मुझे कुछ गिरवी रखो। क्या गिरवी रखाऊं, कुछ घर रखवाओ। घर क्यों, घर एक आपका असेट है, असेट बिकेगा तो पैसा वसूल लिया जाएगा अगर आप लोन नहीं चुकाते हो। तो आपकी एक सिक्योरिटी, असेट प्लेज्ड हो चुकी है आपके लोन में, इसलिए आपका लोन सिक्योर्ड है, क्योंकि आपने अपनी असेट को दे दिया। ठीक है, ये सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड क्या है, आपने बोला भाई मेरे पास तो घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये आप कैसे ना कैसे मुझे लोन दे दो। पर बैंक वाले ठीक है आपकी प्रोफाइल देख के थोड़ा बहुत सोचते हैं, सिविल स्कोर अच्छा है, आपको दे देते हैं। बट है तो ये अभी भी अनसिक्योर्ड ही, क्योंकि असेट कोई प्लेज्ड ही नहीं है। कल को मान लो लोन नहीं चुकाया गया तो कुछ भी नहीं बेच सकते आप उसका। ठीक है, तो असेट यहाँ पे नहीं है, इसलिए नॉट प्लेस्ड है। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड डिबेंचर क्या होते हैं, जो शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। कन्वर्टेबल क्या होते हैं, जो बॉन्ड आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, सीधी सी बात है, वो बॉन्ड जो इशू तो होते हैं बॉन्ड में, वो सिक्योरिटी जो बॉन्ड में इशू है बट शेयर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब ये बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है, इतनी नहीं पूछी जाती है। ठीक है, आपको बस एक एक अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी है कि हाँ कुछ सिक्योरिटीज होती है जो कन्वर्टेबल होती है। यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता शेयर में, तो वहां पे आपको पकड़नी है कि नहीं यार कुछ तो पढ़ा था मैंने जिसमें वो कन्वर्ट हो सकता था। तो एक अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी है आपको कि हाँ यार ये चीजें होती हैं। अब एग्जैक्टली कौन से बॉन्ड होते हैं, ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं या कौन से होते हैं, वो आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, हाइब्रिड फाइनेंसिंग क्या होती है, मेजेनिन फाइनेंसिंग इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डेट भी होता है, इक्विटी भी होता है। आपने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक में जाके क्या बोलते हैं कि भाई मुझे तो आप जो है ये 20% शेयर दे दो, मैं आपको 20% शेयर दे देता हूँ और मुझे बदले में 10 लाख रुपए दे दो। यही तो मांगते हैं कंपनी वाले वहां जाके। बट बदले में फिर शार्क क्या बोलते हैं, चलो मैं आपको जो है इतने पैसे दे देता हूँ, आप मुझे इतने शेयर दे दो, बट मैं पूरा पैसा आपको शेयर के फॉर्म में नहीं दूंगा, आपको इसमें कुछ पैसा लोन के फॉर्म में दूंगा। यानी आपको उसमें मुझे इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, भले ही आपकी कंपनी डूब रही हो, चल रही हो, कुछ भी हो, क्योंकि रिस्क होता है भाई। तो जहां पे डेट भी दिया जाता है, इक्विटी भी दिया जाता है फाइनेंसिंग में, दोनों का जब मिक्सचर होता है तो उसको हाइब्रिड फाइनेंसिंग कहते हैं, मेजनिन फाइनेंसिंग कहते हैं। समझ आया। ठीक है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है।
सीधी सी बात है। बॉन्ड जब शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं, बट फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है? जब बाहर का कोई इन्वेस्टर, उसके पास ये राइट हो कि वो बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट कर सकता है प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट पे। उसको उसको ने एक एक्सचेंज रेट डिसाइड करके भाई इस एक्सचेंज रेट पे मैं कन्वर्ट कर दूंगा, तो वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड हो गया। फॉरेन करेंसी में इशू होता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है। फिक्स इंटरेस्ट रेट क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड है साहब, तो फंड फिक्स इंटरेस्ट रेट तो होता ही है। लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में ये भी चीजें आती हैं आपकी। अर्बन लोकल बॉडीज भी म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करने लग गई आजकल। तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किए थे 1998 में। ठीक है। और मुझे अभी भी याद है गाजियाबाद था पहला सिटी जिसने ग्रीन बॉन्ड इशू किए थे। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स। और लखनऊ में 2020 में 9 सिटी बनी जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किए नॉर्थ इंडिया में, लेकिन ये पहली थी। तो ओवरऑल पहली अहमदाबाद थी बॉन्ड इशू करने वाली, ग्रीन बॉन्ड करने वाली गाजियाबाद थी, लखनऊ 9 सिटी थी। ये भी याद रखना है। ब्रिक्स बॉन्ड क्या होता है? ब्रिक्स कंट्री जब बॉन्ड इशू करती है तो उसको कहते हैं ब्रिक्स बॉन्ड। ठीक है। अब बॉन्ड कैसे इशू करते हैं ब्रिक्स कंट्रीज? क्योंकि आपको पता है ब्रिक्स कंट्री 2014 में एक बैंक बनाई थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। तो ये बैंक क्या है? ब्रिक्स बॉन्ड इशू करता है और डिनोमिनेशन यूएस डॉलर्स में है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेशन यूएस डॉलर्स में है, क्योंकि जनरली ये ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर्स को अवॉइड करने की कोशिश करती हैं, बट ब्रिक बॉन्ड्स का जो डिनोमिनेशन है वो यूएस डॉलर्स में है। ये आपको रट लेना है। वर्ल्ड बैंक भी अपना इशू करता रहता है बॉन्ड वगैरह। ठीक है। तो फर्स्ट जो ब्लॉकचेन ऑफर्ड जो अच्छा अच्छा एक सेकंड, वर्ल्ड बैंक ने 2018 में दुनिया का पहला ब्लॉकचेन ऑफर किया था। ठीक है। ब्लॉकचेन बेस्ड बॉन्ड था, ब्लॉकचेन बेस्ड बॉन्ड था, बॉन्ड आई नाम से। ब्लॉकचेन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट था, बॉन्ड आई, यानी ये बॉन्ड जो था वो ब्लॉकचेन से कनेक्टेड था। ठीक है। एवर ग्रैंड क्राइसिस क्या होता है? एवर ग्रैंड क्राइसिस चाइनीज रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी थी एवरग्रैंड, जो कि बॉन्ड का पैसा अपना नहीं चुका पाई, तो चाइना में क्राइसिस आ गया, तो उसको एवरग्रैंड क्राइसिस बोला जाता है। अब मसाला बॉन्ड बहुत फेमस है। मसाला बॉन्ड जो है वो इशू किया जाता है इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर मतलब बाहर की कंपनीज इंडिया इंडिया की कंपनी से जब इंडिया की कंपनी के लिए जब पैसा लिया जाता है लेकिन इंडिया के बाहर इशू किया जाता है, तो मसाला बॉन्ड होता है। मुझे पैसे की जरूरत है, मैं बाहर जाके अगर पैसा लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए इंडियन से पैसा, इंडियन कंपनीज मैं अगर बाहर से पैसा लेने की कोशिश कर रहा हूँ इंडिया के बाहर से, तो मसाला बॉन्ड में इशू करूंगा। अगर मैं इंटरनली पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा तो महाराजा बॉन्ड हो गया। बाहर से करूंगा तो मसाला बॉन्ड हो गया। पहली बार किसने इशू किया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्ल्ड बैंक की सिस्टर एजेंसी है। वर्ल्ड बैंक की 5 एजेंसी है, एक है उसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और कौन कौन सी है? 5 एजेंसीज का नाम, ये आपका तीसरा होमवर्क। वर्ल्ड बैंक की 5 एजेंसीज का नाम आपको रटना है, पांचों के हेडक्वार्टर रटने हैं। और उसमें एक एजेंसी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसने मसाला बॉन्ड इशू किया था इंडियन पब्लिक सेक्टर को हेल्प करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करने के लिए। ठीक है। भाई इंडिया की कंपनीज को बाहर से पैसा चाहिए था, इंडिया में उतना पैसा नहीं होगा, तो बाहर से पैसा जब इशू करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने अपनी हेल्प की, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के जरिए। ठीक ठीक। उसके बाद नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी मसाला बॉन्ड इशू किए थे लंदन में। ठीक है। केरला पहला स्टेट बन गया था जिसने मसाला बॉन्ड इशू किया, केरला पहला स्टेट बन गया था जिसने मसाला बॉन्ड इशू किया। मेरे साथ फटाफट बोलते जाओ। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किए। गाजियाबाद पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था जिसने ग्रीन बॉन्ड इशू किए। और ग्रीन बॉन्ड की अब बात आई है तो पहला दुनिया का पहला ग्रीन बॉन्ड इशू ही वर्ल्ड बैंक ने किया था। दुनिया का पहला ग्रीन बॉन्ड इशू किया था वर्ल्ड बैंक ने। इंडिया में पहला ग्रीन बॉन्ड इशू किया था यस बैंक ने। इंडिया में पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसने ग्रीन बॉन्ड इशू किया वो था गाजियाबाद। मैंने 4 बार बता चुका हूं मैं। ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड पे 3 चीजें याद रखनी है। पहला ग्रीन बॉन्ड दुनिया में इशू हुआ था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इंडिया में पहला ग्रीन बॉन्ड इशू हुआ था यस बैंक के द्वारा। और म्युनिसिपल्स के मामले में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहला इशू हुआ था गाजियाबाद के द्वारा। ठीक है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भी इशू किया था ग्रीन बॉन्ड। ठीक है। फिर उसके बाद तो करते गए, IRED ने भी किया। ठीक है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने भी किया हुआ है। फिर गाजियाबाद का मैंने आपको बताया ही है कि ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड पहली बार इशू हुआ था। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के बॉन्ड्स पढ़ेंगे। इनको आप रिवाइज कर लो, जो होमवर्क मैंने बताए वो आप रट लेना। उन पे सवाल आ सकता है। ठीक है। कुछ आपको भी रिसर्च करनी है। ठीक है। धन्यवाद।